नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने वाले, आइए शुरू करते हैं चक्रव्यूह और देखते हैं आज की कौन सी कहानी सबसे ज्यादा आपने पसंद की है। आज जो 4 कहानियां हमने पोल के लिए डाली थी वो बारी बारी से आपको बता देते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि दिल्ली में ट्रंप का जासूस पकड़ा गया? इस खबर को 19% लोगों ने देखना चाहा। आखिरकार अमेरिका का जासूस दिल्ली में क्या कर रहा था? राज्यसभा चुनाव में किस तरह बची कांग्रेस की लाज? क्या वाकई हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की किस्मत बहुत अच्छी थी? 22% दर्शकों ने इस खबर को देखना चाहे। आगे विस्तार से इस पर बात करेंगे। और वो 5 सेकंड जिसमें मुस्तफा खamenei बच निकले, इस खबर को 26% लोग देखना चाहते हैं। शाम 7:28 विस्तार से आपको बताएंगे कि मुस्तफा खamenei कहां हैं, कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी खबर आज निकल कर आई है आपकी वोटिंग में, वो है हरीश राणा का वो वीडियो जो अद्भुत वायरल हो रहा है, जो आज आपको भावुक कर देगा, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इस खबर को आपने सबसे ज्यादा वोट दिए हैं 33%। और इसी से आज चक्रव्यूह की शुरुआत करते हैं, क्योंकि पब्लिक की पसंद यही है। तो आज सबसे पहले बात हरीश राणा की करेंगे, जो आज घर घर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके बारे में सभी जानना चाहते हैं। एक हफ्ते पहले तक शायद बहुत कम लोग हरीश राणा को जानते होंगे, लेकिन आज वो हर जगह, हर दिल में, हर मन में अपनी जगह बना चुके हैं। सबके लिए, इस युवा के लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, बहुत 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 सहानुभूति है। हरीश की पूरी कहानी आगे आपको मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात हरीश के उस वायरल वीडियो की करते हैं जिसे देख समस्त भारतवर्ष भावुक है। बहुत से लोग इस वीडियो को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाए। हम ये वीडियो आपको इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि आप इसे देखकर दुखी हो जाएं या परेशान हो, बल्कि आज ये समझने की जरूरत है कि जीवन के इस कठिन समय में भावुकता के बजाय एक कठोर निर्णय लेना कितना जरूरी हो जाता है। अगर यही कठोर फैसला 2011 में अरुणा शानबॉग के लिए लिया गया होता, तो उन्हें भी जीवन के 42 साल बिस्तर पर कष्टकारी जीवन में नहीं गुजारने पड़ते। अरुणा, जिनको याद नहीं है, जो आजकल की जनरेशन है, जो जेनजी है, उनके लिए ये कहानी बतानी संक्षेप में इस वक्त बहुत ज़रूरी है, तब वो अरुणा को और हरीश को आपस में रिलेट कर पाएंगे। दरअसल अरुणा शानबॉग मुंबई के एक अस्पताल में नर्स थी, जिनका एक साथी कर्मचारी ने बलात्कार कर दिया था। इस दौरान अरुणा के सिर में गहरी चोट लग गई थी और वो कोमा में चली गई थी। अरुणा के परिवार में कोई नहीं था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जब उनके लिए इच्छा मृत्यु की परमिशन मांगी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त नहीं दी थी। अरुणा शानबॉग करीब 42 साल तक बिस्तर पर वेजिटेबल स्टेट में रही। अपने बैर भी कर नहीं सकती थी, अपना इलाज कर नहीं सकती थी, क्योंकि अस्पताल में नर्स थी, तो उस अस्पताल ने उनको एक बिस्तर देके रखा। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु के मामले में बदलाव किया। आज अरुणा शानबॉग केस की वजह से हरीश राणा को, इस युवा को, इस मुस्कुराते चेहरे को इच्छा मृत्यु की इजाज़त मिल गई है। और ये कोई आसान फैसला नहीं था, ना कोर्ट के लिए, ना माँ बाप के लिए। दरअसल हरीश राणा पिछले 13 साल से बिस्तर पर है, एक कष्टकारी जीवन जी रहे हैं। हरीश के माता पिता की फरियाद पर 13 मार्च को, पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने हरीश को इच्छा मृत्यु देने का फैसला, एक कठिन फैसला, एक कड़ा फैसला सुनाया था, क्योंकि माँ बाप ऐसा चाह रहे थे। अब इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया के लिए हरीश को दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एम्स ले आया गया है। ये वीडियो हरीश के घर से एम्स निकलने से पहले का है, जो आज वायरल है। इसमें एक महिला आपको दिखाई देंगी, जो हरीश के सिर पर हाथ फेर रही हैं, उन्हें एक आखिरी संदेश दे रही हैं। पहले इस वीडियो को सुन लेते हैं। सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है? सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है?
इस वीडियो को आप जब करीब से देखते हैं तो हरीश अपने होंठ हिलाने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। इसे देखकर बहुत से लोगों को लगा कि शायद हरीश आखिर में कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। हरीश को अंतिम संदेश देने वाली ये महिला जो इस वीडियो में दिखाई दी, वो ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी हुई साधिका है। उनका नाम है सिस्टर कुमारी लवली, जो हरीश से आखिरी बार मिलने उनके घर पर आई थी। ब्रह्म कुमारी संस्था का मानना है कि जीवन के अंतिम पल में मन को पूरी तरह हल्का और शांत रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए सिस्टर लवली ने हरीश को ये बात कही। हरीश के पिता पिछले कई सालों से ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हरीश की इच्छा मृत्यु के मामले में ब्रह्म कुमारी संस्था से कानूनी मदद मांगी थी। इसके लिए इस संस्था ने वकील उपलब्ध करवाने में हरीश के पिता की मदद भी की थी। सुप्रीम कोर्ट से हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की परमिशन मिलने के बाद अब उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल लाया जा चुका है। एम्स के इतिहास में भी ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब एक मरीज को जिंदगी के लिए नहीं बल्कि मुक्ति के लिए लाया गया है। एम्स में डॉक्टरों की स्पेशल टीम की निगरानी में हरीश के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को धीरे धीरे हटाने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। हरीश को जिस ट्यूब के जरिए खाना दिया जा रहा था, उसे अब खाना दिया जाना बंद कर दिया गया है। आज से पानी देना भी बंद करने की बात बताई गई है। इस दौरान हरीश को किसी तरह की पीड़ा ना हो, इसीलिए डॉक्टर पैलिएटिव केयर उनको देंगे। इस केयर में दर्द और तनाव कम करने की कोशिश लगातार डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ करता है। देश के बहुत से लोगों के मन में यह सवाल भी होगा कि अभी हरीश को और कितने दिन ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। यानी अब हरीश को इस कष्टकारी जीवन में और कितने दिन रहना होगा, कब उनको मुक्ति मिलेगी। अब इस पर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, उन्हीं से सुन लेते हैं। प्रक्रिया ऐसे चलेगी कि डेफिनेटली हर चीज़ डॉक्यूमेंट की जाएगी। उसके बाद में धीरे धीरे करके विड्रॉल्स होंगे, जितने भी उनकी मेडिसिन्स चल रही हैं वो चल रही हैं। और अगर इसके बीच में पेशेंट को बेचैनी होती है, अनकंफर्टेबल होता है, तो वो बोर्ड जो है वो देखेगा कि पेशेंट का जो उसको किसी किस्म की परेशानी ना हो। वक्त के बारे में कहना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, लेकिन वक्त के बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। वो तो आने वाले टाइम से ही पता चलेगा कितना टाइम लगेगा। इस समय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की टीम हरीश के शरीर में होने वाले हर बदलाव का मिनट टू मिनट हिसाब रख रही है, क्योंकि हरीश की आधार पर ही भविष्य में इच्छा मृत्यु लेने वाले लोगों के लिए मेडिकल गाइडलाइंस बनाई जा सकती हैं। ये डॉक्टर्स के लिए भी बहुत पहला अनुभव है जिसमें एक मरीज को इच्छा मृत्यु के लिए मेडिकल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। आज से पहले भारत में इच्छा मृत्यु किसी को नहीं दी गई है, ये पहला केस है। यहाँ आपको ये बताना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने हरीश को पैसिव यूथनेशिया देने की इजाजत दी है, जिसमें धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाया जाता है, जबकि कई दूसरे देशों में एक्टिव यूथनेशिया से भी मरीज को इच्छा मृत्यु दी जाती है। इस प्रोसेस में मरीज को इंजेक्शन या दवा देकर कुछ ही देर में उसकी जीवन को खत्म कर दिया जाता है और मुक्ति दे दी जाती है। लेकिन हरीश के केस में इम्पोज्ड डेथ नहीं बल्कि नेचुरल डेथ को लागू किया गया है, ताकि पूरी दुनिया में सम्मानजनक तरीके से मृत्यु देने की एक मिसाल पेश की जाए। हरीश की इच्छा मृत्यु पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष रिष्ट नाम के एक प्राचीन ग्रंथ के एक श्लोक का उदाहरण भी दिया है। श्लोक आपके सामने स्क्रीन पर है। इसका मतलब है, संस्कृत श्लोक का मतलब है कि चिता और मानसिक चिंता के बीच मानसिक चिंता कहीं अधिक विनाशकारी होती है। चिता की अग्नि केवल मृत शरीर को जलाती है, जबकि मानसिक चिंता जीवित व्यक्ति को जला देती है। हरीश के माता पिता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस आदेश के लागू होने से हरीश राणा के माता पिता का दुख पूरी तरह खत्म तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हरीश की स्थिति के कारण उन्हें जो परेशानी झेलनी पड़ रही है वो कम से कम समाप्त हो जाएगी। बीते 13 सालों से हरीश बिस्तर पर हैं और बुजुर्ग माँ बाप उनकी देखभाल कर रहे हैं। हरीश का रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा था। मेडिकल पूरी फेटर्निटी ने हथियार डाल दिए थे कि अब हरीश दोबारा ठीक नहीं हो पाएंगे। जब सब जगह से माँ बाप हार गए, तब पिता ने सोचा कि बेटे को मुक्ति दे दी जानी चाहिए। किसी बुजुर्ग माँ बाप के लिए भी कष्टकारी हो जाता है एक जवान बेटे की देखभाल करना, और वो भी तब जब वो लगातार बिस्तर पे हो। और लगातार बिस्तर पर लेटने की वजह से हरीश के शरीर में ब्लड सोर्स हो गए थे।
फफोले जो पड़ जाते हैं, छाले जो शरीर में पड़ जाते हैं। तो माँ बाप को समझ में आया कि हरीश के साथ जितनी जल्दी उसको मुक्ति दे दी जाए वो शायद तभी उनके लिए भी इंसाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट के पास गए, सुप्रीम कोर्ट ने पूरा किस्सा सुना, डॉक्टर्स की राय देखी और फिर ये कठिन और कड़ा फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु के मामले पर केंद्र सरकार को गाइडलाइन बनाने का भी एक सुझाव दिया है ताकि इस प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। देश में हरीश की तरह बहुत से ऐसे मामले हैं जो कष्टकारी जीवन जीने को मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनके पास कोई मेडिकल इलाज के लिए खर्चा नहीं बचा है और डॉक्टर्स भी हथियार डाल चुके हैं। ऐसे कई केसेस आपको आसपास दिखेंगे जहां डॉक्टर भी कह रहे हैं कि अब जो कहेगा वो भगवान की मर्जी से होगा। इसीलिए इच्छा मृत्यु के मामले में, यूथनेशिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के केस में केंद्र सरकार से कहा है कि एक मेडिकल गाइडलाइंस बननी चाहिए ताकि पैसिव यूथनेशिया के बारे में सरकारी तौर पर एक नीति बन सके। यानी जो लोग कष्ट में जी रहे हैं और जिन मरीजों की वजह से उनके परिजन परेशान हो रहे हैं, उनके लिए एक रास्ता जरूर दिखाई दे। आइए अब आगे बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की। दुश्मनी जमकर करो मगर यह गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। आज के वरुण गांधी पर बशीर बद्र साहब का ये शेर बहुत मौजू लगता है। वरुण गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अरसे बाद हुई मुलाकात क्या इसी गुंजाइश का नतीजा है? क्या वरुण गांधी का सियासी वनवास इस तस्वीर से जाहिर हो रहा है कि वो खत्म होने वाला है? वरुण गांधी ने आज सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है जिसे देखकर सभी चौंक गए। यहां तक कि बीजेपी को करीबी से जानने वाले भी भौचक्क के इस तस्वीर को देखकर रह गए। सियासत में तस्वीरें कभी सिर्फ तस्वीरें नहीं होती, वो संकेत होती हैं बदलाव की और कभी कभी तो वापसी की भी संकेत देती है। बीजेपी के पूर्व सांसद और नेहरू गांधी परिवार से आने वाले राहुल गांधी के छोटे चचेरे भाई वरुण गांधी ने अपने पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। एक ऐसी मुलाकात जिसने एक साथ कई सियासी कयासों को जन्म दे दिया है। एक तस्वीर जिसने सियासत में हलचल मचा दी। एक मुलाकात जिसने वनवास को वापसी में बदलने की चर्चा छेड़ दी। एक नाम वरुण गांधी, जो कभी बीजेपी का फ्यूचर फेस था लेकिन वक्त के साथ साइलेंट मोड में चला गया। क्या यह सिर्फ मुलाकात है या 2026-27 की सबसे बड़ी पॉलिटिकल री एंट्री स्क्रिप्ट? क्या बीजेपी अब अपना गांधी कार्ड खेलने जा रही है? क्या वरुण को बंगाल भेजने की बारी है या यूपी में गांधी वर्सेस गांधी करने की तैयारी है? सबसे बड़ा सवाल, क्या खत्म हो रहा है वरुण गांधी का सियासी वनवास? तो देखिए, ये वो तस्वीर है जो आज चर्चा में है और जिसने हमको मजबूर किया कि हम जब पोल कर चुके थे आज चक्रव्यूह का आपके लिए, उसके बाद एक खबर निकलकर सामने आई कि वरुण गांधी ने मुलाकात की। वरुण गांधी हाशिए पे चले गए थे बीजेपी की राजनीति में, लेकिन इस तस्वीर ने हमको मजबूर किया कि आज जरूर इस खबर का एक विश्लेषण करना चाहिए। प्रधानमंत्री के साथ उनकी पत्नी यामिनी राय चौधरी, उनकी बेटी, छोटी बेटी अनुसुईया और खुद वरुण गांधी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीलीभीत से टिकट कटने के बाद आज वरुण गांधी ने पहली बार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। उनके साथ, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, उनका पूरा परिवार मौजूद है। पीएम मोदी ने वरुण और उनकी पत्नी से हालचाल पूछा, उनकी बेटी को दुलार किया। ये तो रही पर्दे के सामने वाली बात। अब इस पिक्चर से जुड़ी पॉलिटिक्स की इनसाइड स्टोरी की बात भी कर लेते हैं, जिसकी शुरुआत वरुण गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लिखे इन शब्दों से होती है। मोदी के साथ हुई मीटिंग की फोटो शेयर करते हुए वरुण गांधी ने क्या लिखा है, जान लीजिए। परिवार सहित श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके आभा मंडल में अद्भुत पितृव्रत स्नेह और संरक्षण का भाव है। आपसे हुई भेंट इस विश्वास को और भी दृढ़ बना देती है कि आप देश और देशवासियों के सच्चे अभिभावक हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात और उस मुलाकात को लेकर वरुण गांधी के शब्द आशीर्वाद, मार्गदर्शन, अद्भुत पितृव्रत स्नेह
और संरक्षण का भाव, ये कीवर्ड्स हैं। क्या ये वरुण के सिर्फ शब्द भर हैं या ये सियासी संकेत है? क्योंकि ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है और 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। ऐसे में क्या बंगाल वरुण का री एंट्री लॉन्च पैड बनने जा रहा है, जहां अभी ममता बनर्जी फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं? जो हमसे टुकराएगा, जो हमसे टुकराएगा, जो हमसे टुकराए जा, আর একটা বলে যাই পাঞ্জাবিদের শায়রি, साल फारूसी को तमन्ना, साल फारूसी को तमन्ना, आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोड़ किसका, बाजुए का दिल में है। मुद्दाए लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो क्या है बोलिए, जो मंजूरे खुदा होता है। माँ दुर्गार कथा बोली, ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्तिभूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमस्तुते। तो क्या ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को काउंटर करने के लिए बीजेपी बंगाली दामाद वरुण गांधी को आगे लेकर आई है? क्योंकि वरुण की पत्नी यामिनी रॉय चौधरी बंगाल से आती हैं। वो मोतीलाल नेहरू के करीबी कांग्रेसी नेता रहे उस जमाने में चित्तरंजन दास की परपोती हैं। 2013 में आपको याद दिलाऊं, पश्चिम बंगाल के प्रभारी के तौर पर वरुण गांधी की जिम्मेदारी भी बीजेपी तय कर चुकी है। वो जिम्मेदारी को संभाल चुके हैं प्रभारी के तौर पर बंगाल की। उस दौरान वरुण गांधी बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। राहुल सिन्हा के साथ मिलकर संगठन को मजबूत करने पर वो काम कर रहे थे। अब राहुल सिन्हा को तो राज्यसभा भेजा जा चुका है। ऐसे में पार्टी के अंदर ये चर्चा है कि बंगाल में वरुण गांधी को फिर से एक्टिव रोल में उतारा जा सकता है। यानी वरुण का बंगाली दामाद होना बंगाल से जुड़ा पुराना राजनीतिक अनुभव और मोदी के साथ की ताज़ा तस्वीरें, ये त्रिकोण बंगाल में तृणमूल और कांग्रेस के खिलाफ गांधी कार्ड खेलने का एक सिग्नल भी हो सकता है। पूरा देश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बार बंगाल आना चाहता है। कारण एक ऐतिहासिक कारण है कि गंगोत्री से गंगा सागर तक भाजपा की सरकार और श्यामा प्रसाद की भूमि में श्यामा प्रसाद का सरकार बनने जा रहा है। तो उसका श्रेय लेना, इसमें उपस्थित रहना, इसका जो भावना है, इससे अपने आप को जोड़ने के लिए सभी लोग आज उत्सुक है। सारा देश में जितना बंगाली डायस्पोरा है, देश की बाहर से भी लोग अभी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी वरुण गांधी एक्टिव रहे। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है अगले साल। वरुण के भाई राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं। उनकी बहन प्रियंका गांधी यूपी में बरसों से कांग्रेस को संभालती आ रही हैं। ऐसे में 2027 में बीजेपी वरुण को यूपी में घरेलू मैदान पर वापसी कराकर गांधी वर्सेस गांधी का एक नया डेफिनेशन दे सकती है। याद कीजिए, जब राहुल गांधी पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा पर थे करीब 2 साल पहले, उस वक्त वरुण बीजेपी में साइडलाइन चल रहे थे। तब राहुल से वरुण के कांग्रेस में एंट्री को लेकर सवाल पूछे गए थे। तब राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया था अपने इस छोटे चचेरे भाई के लिए जिन 2 परिवारों में नहीं बनती है? सुनिए राहुल का जवाब 2 साल पहले वाला। वो बीजेपी में हैं, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मेरी विचारधारा मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले। वरुण हैं, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया।
वरुण को लेकर राहुल की इसी सोच को आधार बनाकर एक कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी में गांधी वर्सेस गांधी करने के लिए बीजेपी अपने इन हाउस गांधी को सामने ला रही है। वैसे कहा भी जाता है कि सियासत में कोई हमेशा के लिए खत्म नहीं होता, बस टाइमिंग बदलती है और रोल बदल जाता है। वैसे भी राजनीति में शब्दों का चयन अक्सर मैसेजिंग का माध्यम होता है। हर शब्द एक सिग्नल होता है। सियासत में जब शब्द बदलते हैं तो रिश्तों की दिशा भी बदलती है। याद कीजिए 2022 के बाद के उस वक्त के वरुण गांधी को। वो ऐसा समय रहा जब नरेंद्र मोदी सरकार पर सबसे तीखे सवाल अगर कोई बीजेपी का अपना सांसद कर रहा था तो वो वरुण गांधी थे। किसान आंदोलन के साथ साथ और भी मुद्दों पर वो बिना किसी झिझक के अपनी सरकार के खिलाफ बोलते सुने गए। केवल नारा दे के होगा जय श्री राम भारत माता की जय, हो गया सब काम। मैं भारत माता को अपनी मां मानता हूं और मैं हनुमान जी का भक्त हूं। मैं भगवान राम को अपना इष्ट मानता हूं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आज जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो बुनियादी समस्याएं से हर व्यक्ति ग्रसित है, क्या उनका हल नारे से केवल होगा या उनका हल नीतिगत सुधार से होगा? मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। साल 2012 में तो वरुण गांधी को यूपी में बीजेपी के सीएम फेस तक माना जा रहा था, लेकिन 2024 आते आते उनका पीलीभीत से टिकट तक कट गया, जबकि उनकी मां मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट मिला। सुल्तानपुर में चुनाव प्रचार के दौरान भी वरुण ने मंच पर बीजेपी का पटका या झंडा इस्तेमाल नहीं किया था, जिससे उनकी नाराजगी का सार्वजनिक ऐलान माना गया। वो संगठन से भी दूर हो गए थे। राजनीतिक मंच पर मौजूदगी का तो सवाल ही नहीं उठता है। इस दौरान कभी उनके कांग्रेस में शामिल होने की बात आई तो कभी तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा जाने तक की, लेकिन ये दोनों अटकलें सिर्फ अटकलें बनकर रह गईं। ना तो कभी वरुण गांधी ने इस पर बात की और ना ही मेनका गांधी ने। सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक में वरुण गांधी का साइलेंस मोड ऑन रहा। जब उनका लोकसभा टिकट कटा तो पीलीभीत के लोगों के नाम अपना एक खत 28 मार्च 2024 को उन्होंने पोस्ट किया। उसके करीब 1.5 साल बाद मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वरुण गांधी का एक ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ कर दी थी। उसके बाद 27 सितंबर 2025 को वरुण ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई भी दी थी और फिर आज उन्होंने ये तस्वीर जारी कर मोदी के पितृव्रत होने का जिक्र कर दिया। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान जब वरुण की मां मेनका गांधी से वरुण गांधी के टिकट कटने पर सवाल हुआ था तो मेनका ने भी क्या कहा था, ये भी आप सुन लीजिए। पार्टी जो फैसला करती है, लेकिन वरुण बहुत ही अच्छे एमपी थे और जो भी बनेंगे जिंदगी में और बहुत कुछ बनेंगे, देश के लिए अच्छा ही करेंगे। और अब बात राज्यसभा चुनावों की कर लेते हैं। हरियाणा में जहां पर बीजेपी के सेल्फ गोल से हुड्डा साहब की लॉटरी आज निकल गई। हमारे विधायकों ने उसको असफल कर दिया। कितने वोटों का अंतर रहा है? साहब कितने वोट? वो तो मैंने अंदर देखा नहीं, लेकिन जीत हमारी हुई है। इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी थे श्री सनांदल जी, 1 वोट से मात्र हार हुई है। हॉर्स ट्रेडिंग करने का खूब कोशिश किया, कांग्रेस का जिताया और ये कांग्रेस का जीत हरियाणा के जनता का होगा। पहले से ही कांग्रेस लोकतंत्र की हत्यारी तो थी, मगर वो अंतरात्मा की भी हत्यारी अब कहलाई जाएगी। हरियाणा में लोकतंत्र की जीत हुई है, धनतंत्र को हराने का काम जनतंत्र ने किया है। ये जीत राहुल गांधी जी की जीत है, ये जीत खड़गे जी की जीत है। कहते हैं सियासत में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। हरियाणा में भी कल वही हुआ जो पहले से दिखाई नहीं दे रहा था। दरअसल बीजेपी के सियासी गुणाभाग में ऐसी गलती हो गई कि कांग्रेस राज्यसभा चुनाव जीत गई, या यूं कहें कि बीजेपी ने कांग्रेस को राज्यसभा का चुनाव जिता दिया। या फिर इसे ऐसे भी आप कह सकते हैं कि कल शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की किस्मत बहुत अच्छी थी कि राहुल गांधी के
करीबी उम्मीदवार की जीत का सेहरा उनके सिर पर अब बंध रहा है। लेकिन यह हुआ कैसे, आप भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कल देर रात तक सारा ड्रामा चला है। बीजेपी की वो कौन सी गलती थी जिससे हुड्डा साहब की साख बच गई, ये सब आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि कल हरियाणा में रात भर चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद कांग्रेस 2 में से एक सीट केवल 1 वोट से कैसे जीती। यानी 1 वोट से कांग्रेस की लाज बच गई और हुड्डा साहब की साख भी। ये रिजल्ट कल रात आधी रात के करीब आए, 1:30 बजे के आसपास। सियासी खींचतान के बीच बीजेपी के संजय भाटिया और कांग्रेस के कर्मवीर बौद्ध को विजेता घोषित किया गया। इसके बाद दोनों नेताओं ने क्या कहा वो भी पहले सुन लेते हैं। बड़ा अच्छा कंटेस्ट रहा और बीजेपी के, क्योंकि एक अच्छा संख्या बल था, तो कंफर्टेबल जीत रही मेरी। 39 वोट मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस के मिले और सेकंड प्रेफरेंस भी मिली, उसकी गिनती की जरूरत नहीं थी। और मैं समझता हूं कि जो निर्दलीय थे और कांग्रेस में अच्छा आपस में वोटों में 1 वोट का ही डिफरेंस रहा। यह तमाम हमारे सीनियर जितने भी एमएलए मेरे साथ, मेरे आदरणीय हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं, मेरे भाई भी हैं, इन लोगों ने बड़ा हिम्मत रखकर जो ना ये कदम चुमा है, इस कांग्रेस को खत्म करने का षड्यंत्र से मैं धन्यवाद करता हूं। हरियाणा में विधान राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव था और उम्मीदवार 3 खड़े थे। कुल 90 विधायक थे, 88 विधायकों ने इसमें वोट डाला। कांग्रेस के 4 और बीजेपी का 1 वोट रद्द हुआ, जिसके चलते 83 वोट ही वैध माने गए, जिनमें से बीजेपी के संजय भाटिया को 39 वोट मिले, कांग्रेस के कर्मवीर बौद्ध को 28 और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो उम्मीदवार खड़े थे सतीश नांदल, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनको 27 वोट ही मिले। इसी तरह कांग्रेस उम्मीदवार सिर्फ 1 वोट से ये चुनाव जीत गया। अब वोटों का सियासी गुणा भाग भी समझ लीजिए। हरियाणा की राजनीति को नजदीकी से समझने वाले कह रहे हैं कि चुनाव में नायब सिंह सैनी साहब का गणित गड़बड़ा गया और इसी वजह से कांग्रेस जीत पाई। बीजेपी से पहली भूल यह हुई कि इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायकों को वोट नहीं करने की रणनीति उन पर उल्टा पड़ गई। बीजेपी को लगा कि अगर अभय सिंह चौटाला के विधायक वोट नहीं करेंगे तो गिनती 90 से नहीं 88 से शुरू होगी और दूसरी प्राथमिकता के वोट का लाभ उन्हें मिल जाएगा और निर्दलीय सतीश नांदल चुनाव जीत जाएंगे, जिन्हें बीजेपी का समर्थन था। दूसरी गलती पार्टी की यह रही कि बीजेपी का खुद का 1 वोट रद्द हो गया, जिससे कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए जीत का रास्ता खुद खुल गया और वो आधे से भी कम मार्जिन से चुनाव जीत गए। कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, यानी बीजेपी को वोट दिया था और 4 विधायकों के वोट रद्द हो गए थे, यानी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन बीजेपी के गुणा भाग में गलती का फायदा कर्मवीर बौद्ध को मिल गया, नहीं तो राहुल गांधी के उम्मीदवार को हराने में कांग्रेस नेताओं ने पूरी तैयारी कर ली थी। काउंटिंग शाम 5 बजे शुरू होनी थी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच गिनती 5 बजे शुरू नहीं हो पाई। मामला केंद्रीय चुनाव आयोग तक दिल्ली पहुंचा। जांच में परमवीर सिंह का वोट रद्द कर दिया गया, जबकि भरत सिंह बेनीवाल और अनिल विज का वोट वैध माना गया। रात 10:25 बजे वोटिंग दोबारा शुरू हुई। स्क्रीनिंग के दौरान कैंसिल वोट पर विवाद भी हुआ। काउंटिंग शुरू हुई तो कांग्रेस के 5 विधायकों की क्रॉस वोटिंग सामने आ गई, साथ ही इनके 4 वोट कांग्रेस के रद्द भी हुए। बीजेपी का भी 1 वोट रद्द हो गया। इसके बाद रात 1:10 पर यह रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के एक नेता जीत पाए। आरओ का जो एटीट्यूड रहा वो पार्टीशन रहा, बावजूद इसके हमारी जीत हुई है। चुनौती कितनी बड़ी थी? लगातार बहुत बड़ा चुनौती थी, बहुत बड़ी। और चुनौती जो है अग्नि परीक्षा थी हरियाणा में कांग्रेस की, वो अग्नि परीक्षा पास कर दी। कांग्रेस को अपने विधायकों के ऊपर विश्वास नहीं है। 4 वोट कैंसिल हुए हैं, 5 वोट कांग्रेस के क्रॉस हुए हैं, 25% कांग्रेस के विधायक ट्रांसफर हो गए हैं। 4 जो वोट इनवैलिड की गई हैं, वो 4 वोट गलत इनवैलिड की गई, जिसमें से 2 वोट पहले वैलिड मान ली गई थी, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जब कह दिया वैलिड की गिनती होने के बाद उनको इनवैलिड किया गया। लेकिन कहां तक जाते वैलिड वोट्स को इन्होंने इनवैलिड किया। हरियाणा में भले ही कांग्रेस ने 1 सीट जीत ली हो, लेकिन अब पार्टी में अंदरूनी कलह भी खुलकर सामने आ गई है। हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन चौधरी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि 9 विधायकों ने दगाबाजी की। रामकिशन गुर्जर ने कांग्रेस से इस्तीफा क्यों दिया, इस बारे में खुलकर तो बात सामने नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी मान रहे हैं।
हालांकि उन्होंने कहा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर उनकी पत्नी को बदनाम करने की कोशिश हुई, दुखी होकर मैंने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। रामकिशन गुर्जर पूर्व विधायक हैं, जबकि उनकी पत्नी शैली चौधरी नारायणगढ़ से अभी विधायक हैं। उनकी पत्नी पर क्रॉस वोटिंग का आरोप भी लगा है। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की। चक्रव्यूह में अब देश को सावधान करने वाली एक बेहद जरूरी खबर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकी साजिश का खुलासा करते हुए 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। सबसे हैरानी की बात यह कि इसमें से एक अमेरिकी नागरिक भी है और 6 यूक्रेन के सिटीजन हैं। अब तक भारत में पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी के कई मामले थे, कोई नई बात नहीं थी, लेकिन अमेरिका और यूक्रेन के नागरिकों की गिरफ्तारी ने सबको हैरान कर दिया है। एनआईए ने सभी 7 नागरिकों को अवैध एंट्री, अवैध हथियार और देश के दुश्मनों को ड्रोन की वॉर ट्रेनिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। अब इन सब के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू कर दी गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 7 लोगों की गिरफ्तारी बड़े फिल्मी स्टाइल में देश के अलग अलग एयरपोर्ट से करीब 2 दिन पहले की गई। ये लोग अपना काम निपटाकर, यानी जासूसी का जो काम इनको दिया गया था वो निपटाकर देश से भागने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही एनआईए के हाथ चढ़ गए। अब तक की जांच में जो पता चला है, भारत पहुंचने के बाद ये सभी आरोपी पहले मिजोरम पहुंचे, इसके बाद वहां से म्यांमार चले गए, जबकि भारतीय नियमों के मुताबिक मिजोरम जाने के लिए विदेशी सिटीजन्स को, विदेशी नागरिकों को फॉरेन रीजनल ऑफिस यानी एफआरओ से विशेष परमिट लेना होता है। लेकिन ये लोग बिना परमिट लिए म्यांमार चले गए। मिजोरम की करीब 500 किलोमीटर लंबी सीमा म्यांमार से लगती है। जांच में ये बात भी सामने आ रही है कि म्यांमार पहुंचने के बाद सभी आरोपियों ने वहां के कुछ जातीय समूह से संपर्क किया जो भारत विरोधी एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। ये सभी आरोपी म्यांमार में हथियार और ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए गए थे। यानी कुल मिलाकर भारत में बड़ा हलचल पैदा करने की कोशिश में ये 7 विदेशी थे। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की, और ये बात है मिडिल ईस्ट में जारी महाजंग की। मध्य एशिया में जो महाजंग चल रही है, आज उसका 18वां दिन है और बड़ी खबर इस वक्त वहीं से आ रही है। इजराइल से बड़ी खबर है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने यह दावा किया, बड़ा दावा है कि ईरान के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अली लारिजानी और बासिज फोर्स के कमांडर खुलमेजा सुलेमानी की एयर स्ट्राइक में मौत हो गई है। ये 2 और बड़ी मौतें हैं खमेनाई की मौत के बाद। अली लारिजानी ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव थे। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने इस दावे की पुष्टि की, यानी इजराइल का दावा है कि उन्होंने लारिजानी को मार गिराया है। लारिजानी और बासिज कमांडर कल रात खत्म कर दिए गए। वो अब विनाश कार्यक्रम के प्रमुख खामेनेई और बुराई की धुरी के उन सभी लोगों के साथ नरक की गहराइयों में जा मिले हैं जिन्हें पहले ही मिटाया जा चुका है। हालांकि इस खबर को लेकर ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया आनी बाकी है। इजराइल के दावों के बीच लारिजानी के एक्स अकाउंट पर एक हाथ से लिखा नोट पोस्ट हुआ है। इसमें उन्होंने लारिजानी ने मारे गए ईरानी नौसैनिकों को श्रद्धांजलि दी है, जिनका अंतिम संस्कार आज होने की उम्मीद थी। ये वही पोस्ट है। दिन के 3:30 बजे के इस पोस्ट में अब तक 3 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद लारिजानी ही देश की अंतरिम परिषद और वॉर ऑपरेशंस का नेतृत्व एक तरीके से कर रहे थे। आखिरी बार 13 मार्च यानी बीते शुक्रवार को अल कुद्स डे के मौके पर लारिजानी तेहरान की सड़कों पर इन तस्वीरों में आम लोगों से घुलते मिलते दिखाई दिए थे। अगर लारिजानी की मौत की खबर सच साबित होती है तो ये ईरान के लिए खामेनेई के बाद दूसरा सबसे बड़ा झटका है। लारिजानी न केवल ईरान के सुरक्षा मामलों के प्रमुख माने जाते हैं, बल्कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के भी सूत्रधार रहे हैं। 28 फरवरी ईरान के इतिहास की वो तारीख है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया। इजराइल और अमेरिका के अटैक में ईरान के सबसे ताकतवर शख्स आयतुल्लाह खामेनेई मारे गए। ईरानी सेना के बड़े बड़े जनरल भी खाक में मिल गए, लेकिन उस मलबे के बीच से एक शख्स जिंदा बच निकला जो आज ईरान का सुप्रीम लीडर बन चुका है।
आज पूरी दुनिया पूछ रही है कि जब अटैक में सब मारे गए तो मुस्तफा खामेनेई कैसे बचे? क्या मुस्तफा को हमले की खबर पहले लग गई थी? क्या ईरान के भीतर ही किसी ने उसे बचा लिया? इन तमाम सवालों का राज 18 सेकंड के एक ऑडियो में, जो कि लीक्ड ऑडियो है, उससे साफ होता है, जिसने तेहरान से लेकर तेल अवीव, वॉशिंगटन तक को हड़कंप मचा दिया है। सुनते हैं। तारीख 28 फरवरी, समय सुबह के 9:32, जगह खामेनेई कॉम्प्लेक्स, तेहरान। ईरान की सबसे बड़ी वॉर काउंसिल बैठी हुई थी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई मीटिंग को चेयर कर रहे थे। सामने उनका बेटा मुस्तफा खामेनेई पिता के कहे एक एक बातों को नोट कर रहे थे। तभी आसमान से मौत बरसती है, सटीक निशाना और पिन पॉइंट स्ट्राइक। दावा किया गया कि कोई नहीं बचा। चंद घंटों के बाद पूरी दुनिया में खबर फैल जाती है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की एयर स्ट्राइक में मौत हो गई। देखिए इन तस्वीरों को, जहां मिसाइल गिरी वहां 20 फीट गहरा गड्ढा हो गया। कंक्रीट की दीवारें कागज की तरह फट गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस धमाके के दायरे में किसी का बचना नामुमकिन था। लेकिन एक ब्रिटिश अखबार के दावे ने यह खुलासा किया कि मुस्तफा खामेनेई की जान चंद सेकंड पहले एक फैसले ने बचा लिया। 18 सेकंड के लीक ऑडियो क्लिप में दावा किया गया कि सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के साथ वॉर काउंसिल की मीटिंग से मुस्तफा खामेनेई हमले से कुछ ही सेकंड पहले किसी काम से बाहर गार्डन में निकले थे और वापस बिल्डिंग में जा रहे थे। तभी जोरदार धमाका होता है। मुस्तफा घायल होते हैं लेकिन उनकी जान बच जाती है। अल्लाह मुस्तफा के साथ थे। कुछ काम के लिए मुस्तफा बाहर गार्डन में आए थे। वापस जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने ही वाले थे, तभी मिसाइल से बिल्डिंग पर अटैक होता है। तो आज की तारीख में मुस्तफा खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और ईरान के लोगों का मानना है कि खुदा चाहते थे, अल्लाह चाहते थे, इसीलिए वो उस वक्त में बाहर निकले जब वहां पर मिसाइल अटैक हुआ। लेकिन अब सवाल है कि मुस्तफा खामेनेई अगर जिंदा है तो सामने क्यों नहीं आ रहे? उनकी हालत कैसी है? ये पूरी दुनिया के लिए एक सवाल बना हुआ है। खासकर पश्चिमी मीडिया मुस्तफा के गंभीर तौर पे घायल होने और कोमा में होने तक की बातें कह रहा है। वही ट्रंप भी कह चुके हैं कि मुस्तफा खामेनेई घायल है, लेकिन अब तक एक ऐसी खबर आई है जो ट्रंप की टेंशन बढ़ा सकती है। दावा है कि मुस्तफा खामेनेई का इलाज ईरान में नहीं बल्कि रूस की राजधानी मॉस्को में चल रहा है। बताया जाता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मुस्तफा को मॉस्को में ट्रीटमेंट कराने का ऑफर दिया था। कुवैत के एक अखबार के मुताबिक 28 फरवरी को जिस हमले में अली खामेनेई की मौत हुई थी उसमें मुस्तफा भी घायल हुए। इसके बाद उनको सीक्रेट तरीके से एक रूसी सैन्य विमान से मॉस्को भेज दिया गया, जहां पर उनको जो चोट लगी थी उस ब्लास्ट के दौरान खासकर पैर में, उसकी सर्जरी हुई है। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई को लेकर हर रोज सस्पेंस इसलिए गहराता जा रहा है क्योंकि पिता अली खामेनेई की मौत के बाद किसी भी मौके पर मुस्तफा अब तक दिखे नहीं हैं। यहां तक कि पिछले शुक्रवार को जब ईरान में कुछ डे के दौरान ईरानी राष्ट्रपति से लेकर पूरी लीडरशिप लोगों से मिलने सड़कों पर उतरी हुई थी तो मुस्तफा उस दौरान कहीं नहीं दिखे थे। उनकी जो तस्वीर भी आजकल आप देखते हैं वो करीब 6 या 7 साल पुरानी है और बाकी तो AI का कमाल है। तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर अफवाहों का बाजार भी इस बीच गर्म रहा, लेकिन लगातार ऐसी खबरें आई जिनमें उनकी मौजूदगी को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। अब मैं आपको 3 वीडियो दिखाता हूं अलग अलग। पहला वीडियो 12 मार्च का है जिसमें नेतन्याहू इजरायली जनता को संबोधित करते हुए दिखाई देते हैं। इस वीडियो के जारी होते ही विवाद उठा कि ये AI जनरेटेड है। दावा किया गया कि वीडियो में नेतन्याहू के दाहिनी हथेली में 6 उंगलियां दिख रही हैं। इसके बाद 15 मार्च को नेतन्याहू के सोशल मीडिया अकाउंट से एक और वीडियो अपलोड होता है जिसमें नेतन्याहू एक कैफे में कॉफी पीते हुए नजर आते हैं। साथ ही उन्होंने कैमरे के सामने अपने दोनों हथेलियां खोलकर 10 उंगलियां गिना दी। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कैसे उन्होंने पूरी उंगलियां गिनाई। ये वो तस्वीर है 15 मार्च की जब उन्होंने कहा कि जो पहले आपने वीडियो देखा वो मैं जिंदा हूँ। कुल मिलाकर आप इस बात को कह सकते हैं। तीसरा वीडियो अपलोड हो गया। इस वीडियो में यरूशलेम हिल्स में आम लोगों के बीच ये यहाँ पर बातचीत करते हुए नेतन्याहू नजर आते हैं।
इसमें खुली जगह पर है, पीछे पहाड़ और हरियाणा की बैकग्राउंड दिखाई देता है। देशवासियों के सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की वो सलाह दे रहे हैं। ये वीडियो जानबूझकर आउटडोर शूट किया गया है ताकि ये साबित हो सके कि वे किसी बंकर में छिपे नहीं हैं और न ही किसी AI सिमुलेशन के जरिए ये तस्वीरें सार्वजनिक हुई हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है इसी लड़ाई से जुड़ी हुई। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने PM नेतन्याहू की एक तस्वीर साझा की है। तस्वीर में बेंजामिन नेतन्याहू सैन्य अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट के साथ कैप्शन में साफ साफ लिखा गया है कि PM नेतन्याहू ईरानी शासन के सीनियर अफसरों के खात्मे का आदेश दे रहे हैं। इस तस्वीर के जरिए इजराइल ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि नेतन्याहू पूरी तरीके से कमांड में है, एक्टिव है और देश के लिए कड़े फैसले ले रहे हैं। इतने ही नहीं, नेतन्याहू ने आज ईरानी लोगों को नवरोज, जो कि यहूदियों का त्यौहार है, उसकी बधाई भी दी है। सुनिए क्या कहा बधाई संदेश में नेतन्याहू ने। ईरान के बहादुर लोगों, मैं आपको जैसा कि हर साल करता आया हूं, नवरोज के त्योहार की शुभकामनाएं देता हूं, जो रोशनी के त्योहार से शुरू होता है। और अब बड़ी खबर तेहरान से एक और आ गई, एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। तेहरान में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। अटैक के बाद गाड़ियों में आग लग गई है। बड़ी खबर है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह ट्रैफिक मूवमेंट के बीच इजराइल का यह हमला हुआ। अटैक ड्रोन से हुआ या फिर मिसाइल से, ये अभी साफ नहीं है, लेकिन जबरदस्त अटैक की तस्वीरें इस वक्त ये सामने आई हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार खबरें आ रही है क्योंकि लड़ाई का 18वां दिन है और दोनों पक्षों ने हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल पर कई ड्रोन और मिसाइलों से हमला हुआ है। तेल अवीव, जो कि इजराइल की राजधानी है, वहां पर भी हमला हुआ है और कई और शहरों पर ईरान ने हमला बोला है। ये तस्वीर तेल अवीव के पास के इलाके की है। अटैक के पास आसमान में धुएं का गुबार भी दिखा है, यानी सीधे राजधानी तेल अवीव को ईरान ने निशाना बनाया। जिस तरीके से ईरान की टॉप लीडरशिप का खात्मा हुआ है, अब ईरान पलटकर जवाब दे रहा है। अब बात करते हैं आज की एक और कहानी की, अगली स्टोरी। अब बात उस बारूद की जिसने काबुल के आसमान को काला कर दिया है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की तो तालिबान का सब्र जवाब दे गया, क्योंकि निशाना था एक अस्पताल। आखिर मासूमों की लाशों पर खड़े होकर जनरल आसिम मुनीर अफगानिस्तान के साथ कौन सी जंग जीतना चाहते हैं? धमाके के बाद आसमान में आग का गुबार। बिल्डिंग में आग लगी है, पूरे इलाके में सायरन बज रहा है। चीख पुकार मची हुई है। मलबे में लोग फंसे हुए हैं। रेस्क्यू वर्कर्स मलबे से शव को निकाल रहे हैं। तस्वीरें गवाह हैं ऑपरेशन गजब लिल हक के नाम पर उस कायराना हरकत की जिसे पाकिस्तान ने अंजाम दिया। काबुल का वो अस्पताल जहां जिंदगियां बचाई जाती थीं, उसे जनरल मुनीर के फाइटर जेट्स ने खंडहर बना दिया। कहते हैं फील्ड मार्शल जनरल मुनीर के हमले में 400 मासूम लोग मारे गए। अस्पताल पर हमला हुआ है। जाहिर तौर पर तालिबान भी पलट के हमला कर रहा है और रावलपिंडी, जो कि वहाँ का आर्मी बेस है, वहाँ पर भी कुछ हमले तालिबान की तरफ से पाकिस्तान में किए गए। लड़ाई अब बिल्कुल हमारे पड़ोस में आ चुकी है। चक्रव्यूह में बात करते हैं पब्लिक व्यू की। कार्यक्रम के लास्ट में आ चुके हैं। ऋषभ मिश्रा हमारे एक रेगुलर व्यूवर है, उन्होंने एक पोस्ट लिखकर भेजा है। पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अब कांग्रेस पार्टी गठजोड़ बनाने का काम कर रही है, लेकिन राज्यसभा चुनाव पहले से ही नतीजे दे चुके हैं। एक और पोस्ट शिवम तिवारी का जो एक्स पर आया है, यह हरीश राणा के ऊपर है। हरीश को इच्छा मृत्यु मिली। कभी कभी जिंदगी इतनी भारी हो जाती है कि मौत भी राहत लगने लगती है। बेहद दर्दनाक है। तो आज इसी खबर के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल शाम 6:57 मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।